नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर कासिम ऑफिशियल चैनल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इंसानों में होने वाली एक बहुत ही खतरनाक और लाइलाज बीमारी रेबीज़ के बारे में। इंसानों में रेबीज़ कैसे फैलता है और रेबीज़ से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर किसी को रेबीज हुआ जानवर अगर काट लेता है तो उसे किस प्रकार से उस घाव को मैनेज करना चाहिए, इन सब के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि रेबीज फैलता किससे है। इंसानों में रेबीज सभी प्रकार के पालतू जानवरों से फैल सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये कुत्तों के काटने से इंसानों में फैलता है। इंडियन गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार हम देख सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे, कि फ्रीक्वेंटली ये डॉग्स की वजह से फैलता है और ओकेजनली यानी कि किसी किसी केस में ये बिल्ली, मंकी, कैटल, बफेलो, मैंगूज़ की वजह से भी फैल सकता है। अब हम बात करते हैं रेबीज वायरस अपने शरीर के अंदर कैसे घुसता है और घुसने के बाद में कैसे अपना असर दिखाता है। तो सबसे पहले जब हम किसी पालतू जानवर के संपर्क में आते हैं, यानी कि अगर पालतू जानवर अपने को चाटता है या काटता है, उस वजह से जो रेबीज का वायरस है वो अपने शरीर के अंदर आ जाता है। पशु के चाटने या काटने की वजह से रेबीज का वायरस अपने शरीर की मांसपेशियों में चला जाता है और वहाँ जाके अपने संख्या में वृद्धि करता है, यानी कि मल्टीप्लाई करता है या रेप्लिकेट करता है। उसके बाद में मांसपेशियों से वो वायरस सेंसरी नर्व के थ्रू, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर जाना शुरू करता है। वो वायरस धीरे धीरे रेप्लिकेट करते करते अपने सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर पहुंचने के बाद में वो वायरस मनुष्य के शरीर के ब्रेन में यानी कि दिमाग में चला जाता है और दिमाग में जाने के बाद में वहाँ से रेप्लिकेट करके वो बाकी सारे ऑर्गन्स, जैसे कि आँखों में या सेंसरी ऑर्गन्स या लार में वो आ जाता है। अब हम बात करते हैं रेबीज के लक्षण क्या हो सकते हैं, यानी कि जिस मनुष्य में रेबीज हो जाता है उसको क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो रेबीज के लक्षणों को हम 3 फेज में देख सकते हैं। सबसे पहले आता है प्रोड्रोमल फेज, फिर आता है एक्साइटेशन फेज और फिर आता है पैरालाइटिक फेज। प्रोड्रोमल फेज यानी कि स्टार्टिंग में या रोग के शुरुआत में हमें डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा, या जहाँ से एनिमल ने काटा है वहाँ पे दर्द होगा, या टेम्परेचर में थोड़ा सा एलिवेशन यानी कि फीवर जैसा हो सकता है। इसके अलावा सर दर्द, गले में दर्द और प्रियप्रिज्म जैसी सिचुएशन हो सकती है। एक्साइटेशन फेज में रेस्टलेसनेस रहेगा, फेरेंजियल और लेरेंजियल स्पासम हो सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट और करेक्टरिस्टिक है इसका जो फियर ऑफ वाटर, यानी जिसको हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, वो हमें रेबीज में दिखाई देगा, यानी कि पानी से डर लगेगा उसको। रेस्पिरेटरी और कार्डियक अरिथमिया हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, और लेरेंजियल और फेरेंजियल स्पासम होंगे। उसकी वजह से जो आवाज़ की टोन है उसमें बदलाव आ सकता है और डेथ भी हो सकती है। इसके बाद में आता है पैरालाइटिक फेज। पैरालाइटिक फेज में जो अनकॉन्शियसनेस आ जाती है और उसमें भी इंसान की मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि रेबीज से कैसे बचा जा सकता है या रोकथाम कैसे की जाती है। तो रेबीज से रोकथाम करने का एकमात्र इलाज है कि अपने जो पालतू पशु है या जो पालतू कुत्ता है उसको एंटी रेबीज का वैक्सीनेशन हर साल लगवाना चाहिए। और मनुष्य में भी अगर कुत्ता काट लेता है तो उसको भी जो एंटी रेबीज का वैक्सीनेशन आता है वो करवाना चाहिए। मनुष्यों में रेबीज के टीकाकरण को अगर और विस्तार से समझना चाहें तो वो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि उसमें 3 कंडीशन आती है: पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस और री एक्सपोजर। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस का मतलब होता है कि अगर अपने को रेबीज से इन्फेक्टेड अगर कुत्ता काट लिया है तो उसमें अपने को कौन कौन से इंजेक्शन लगवाने चाहिए। तो इसमें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि इसके लिए हमें
0, तीसरे, 7वें, 14वें और 28वें दिन 5 इंजेक्शन लगवाने होते हैं। प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस का मतलब होता है कि अगर हमें रेबीज नहीं काटा है, उससे पहले अगर हम वैक्सीनेशन लगवाना चाहें तो उसके लिए हमें 0, 7वें, 21वें और 28वें दिन इंजेक्शन लगवाने चाहिए। री एक्सपोजर का मतलब है कि अगर हमने एक बार रेबीज का वैक्सीनेशन ले लिया है और उसके बाद में दोबारा अगर हम रेबीज का वैक्सीनेशन करवाना चाहें तो उसके लिए हमें 0 यानी कि जिस दिन रेबीज से इन्फेक्टेड एनिमल ने कट किया है वो दिन, और उससे तीसरे दिन हम दोबारा रेबीज का वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं रेबीज का घरेलू उपचार क्या है, या हम अगर रेबीज का कुत्ता काट लेता है तो घर पे क्या उपचार कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात कि रेबीज का घर पे कोई भी उपचार नहीं है। जितना जल्दी हो सके आपको तुरंत अपने नज़दीक के अस्पताल या डॉक्टर के पास मरीज़ को ले जाना चाहिए। डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो रेबीज से काटे जानवर का निशान है शरीर पर, उसको 10 से 15 मिनट तक अच्छे साफ पानी से साबुन के साथ धोना चाहिए। इसके अलावा आप वहाँ पे डिटॉल या एंटीसेप्टिक लगा सकते हो। ऐसा करने से जो पशु के काटने से होने वाले जो रेबीज के कीटाणु हैं वो मर जाते हैं, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। घाव को धोते टाइम उसको अच्छे से साफ पानी से धोना चाहिए, जिससे जो वायरस है वो चले जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पे साबुन या पानी लगाने से जो भी वायरस उस जगह लगे हुए होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, और उसके अंदर जो घाव होता है उस जगह पे अगर हम इम्यूनोग्लोबुलिन लगाते हैं तो उस वजह से जो वायरस जिंदा रहते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, यानी कि उनका असर ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें घाव के साथ नहीं करनी चाहिए, जैसे कि घाव को हाथों से टच नहीं करना चाहिए, और घाव पर कोई भी इरिटेंट पदार्थ यानी जैसे कि साबुन, मिर्च, तेल, नींबू या चौक, ऐसा कोई भी पदार्थ को प्रयोग नहीं करना चाहिए। भारत सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की हुई है जिसमें वो हमें बताते हैं कि अलग अलग प्रकार से अगर हम रेबीज से अफेक्टेड एनिमल के संपर्क में आ जाते हैं तो हमें कौन सा ट्रीटमेंट करना चाहिए। फर्स्ट कैटेगरी यानी कि अगर हमने रेबीज वाले जानवर को टच किया है या खाना खिलाया है, या उसने अपनी स्किन को सिर्फ लिक किया है, तो हमें किसी भी प्रकार के वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें सिर्फ अपने को अपना जो शरीर की जगह होती है उसको पानी और साबुन से धोना चाहिए। इसके अलावा अगर उसने हमें नाखून मार दिया है या माइनर स्क्रैच कर दिया है तो उसके लिए हमें वुंड का मैनेजमेंट करना चाहिए और रेबीज का वैक्सीनेशन करना चाहिए। थर्ड कैटेगरी में जहाँ अगर हमें ट्रांसडर्मल बाइट है, यानी कि जो घाव है वो गहरा हो गया है, या स्क्रैच गहरे हो सकते हैं, या फिर अपने शरीर पे पहले से कोई घाव है उस घाव पे अगर उसने लिक किया है, तो उसके लिए हमें वुंड मैनेजमेंट करना चाहिए, रेबीज का वैक्सीनेशन लेना चाहिए। और रेबीज का इम्यूनोग्लोबुलिन है, इसका इंट्रामस्कुलरी और जिस जगह पे बाइट किया है वहाँ लोकली जो रेबीज का इम्यूनोग्लोबुलिन है वो प्रयोग करना चाहिए। वीडियो के आखिर में हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से जानते हैं कि किन किन सी कैटेगरी में कौन कौन से उपचार करने चाहिए। कैटेगरी 1 जिसमें हमने रेबीज से इफेक्टेड एनिमल को टच किया है या खाना खिलाया है या सिर्फ उसने अपनी स्किन को चाटा है, तो उसके लिए हमें कोई किसी भी प्रकार की प्रोफिलैक्सिस की ज़रूरत नहीं होगी। कैटेगरी 2 में जहां हमने देखा कि अपनी बॉडी पे माइनर स्क्रैच है, तो उसमें अगर हम प्रीवियसली इम्यूनाइज नहीं किए, यानी अगर पहले हमें इंजेक्शन नहीं लगा है, तो उस एरिया को वॉश करना चाहिए और उसके बाद में अपने को वैक्सीनेशन लेना चाहिए। और अगर हमने इम्यूनाइज्ड किया हुआ है तो भी उस एरिया को रनिंग वाटर से वॉश करना चाहिए और उस पर एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए, और उसके अलावा जो री एक्सपोजर वाला जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है वो हमें पालन करना चाहिए। कैटेगरी थर्ड जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और जिसमें कि ज़्यादातर लोग आते हैं, यानी कि जिन लोगों ने एक भी बार रेबीज़ का वैक्सीनेशन नहीं लिया है, उनको अगर कोई कुत्ता काट लेता है और वो
घाव उसका गहरा होता है तो सबसे पहले हमें उस घाव को धोना चाहिए पानी से, साफ पानी से साबुन को मिला के कम से कम 15 मिनट तक घाव को धोना चाहिए और उस पे एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए और रेबीज़ का वैक्सीनेशन लेना चाहिए जिसमें 5 डोज कंपलसरी होती है। 0, तीसरे, 7वें, 14वें और 28वें दिन लेनी चाहिए। इसके साथ साथ जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो एज सून एज पॉसिबल लगाना चाहिए, इन्फिल्ट्रेट करना चाहिए वुंड पे और उसको इंट्रामस्कुलरी भी इंजेक्ट करना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। तब तक आपको गुड बाय, जय हिंद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।